वेलकम बैक एवरीवन। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और यह है पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 में हम बेसिकली पढ़ेंगे जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। साथ में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, जैसे आपका एटॉमिक रेडियाई में हो गया ट्रेंड्स, वैलेंसी हो गया, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी हो गया, ये सब प्रॉपर्टी पे जो ट्रेंड्स होते हैं, यानी जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको समझेंगे और उसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसको सर हेनरी मूजली ने बनाया था इन ईयर 1913, यानी 1913 में। हमारे ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हेनरी मूजली। इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसको दिया था। और इन्होंने जो मेन इम्प्रूवमेंट किया था वो ये था कि इन्होंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पर पहली बार आपका जो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट है वो आया था। इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे याद करिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था, उसमें हम लोग पीरियोडिक मासेस के बेसिस पर अरेंज कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। तो क्या था, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को बोला कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद ये रिपीट करते हैं। और ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, ये एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। अभी जो एटॉमिक नंबर है, इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल जेड से। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने बेसिकली ये बोल दिया था कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसके रिलेटिव में? जो एटॉमिक मास के रिलेटिव में बोला गया था, उसके रिलेटिव मतलब। तो इस पॉइंट के बाद से क्या हुआ था, आपका जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसको अकॉर्डिंगली चेंज किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। और फिर ये जो एटॉमिक नंबर था, इसको अडॉप्ट किया गया एज अ बेसिस आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए। और ये जो स्टेटमेंट आपने अभी पढ़ा, ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब इसके आगे के पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। जल्दी से इसलिए समझ में आ जाएंगे क्योंकि जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आप लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। इसमें से कई सारे पॉइंट्स कहाँ पर पढ़े हैं, जो आपका क्लास 9th का लास्ट लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें से कई सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा जेड से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता था, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता था। और जैसे जैसे एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाता था, ठीक उसी तरह आपका जेड बढ़ता था, और उसी अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंट एलिमेंट चेंज होता था। अब हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको देखते हैं। तो बच्चों, ये जो आपको बड़ा सा टेबल दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आजकल यही एक्सेप्टेड है हर जगह। अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ कुछ तो हमने हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। और टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड्स। और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रुप्स। और ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। आप यहाँ पर नंबरिंग भी देख सकते हैं, ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ एंड तक कितने आ रहा है, 18। और वहीं पीरियड्स की बात करें तो देखिए 1 2 से लेकर यहाँ 7 तक टोटल 7 पीरियड्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडलीव के जो लिमिटेशंस थे उसको भी ध्यान रखता है। जैसे कि हाइड्रोजन का पोजिशनिंग इसने यहाँ कर दिया स्टार्टिंग में। सेकंड पॉइंट क्या था आपका, कोबाल्ट और निकल का पोजिशनिंग। तो देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का होता है 28। तो उसी अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इसको अरेंज कर दिया। और थर्ड लिमिटेशन क्या था, आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स का उन्होंने क्या बोला कि आइसोटोप्स में बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक मास डिफरेंट होगा भले, पर एटॉमिक नंबर सेम है। तो अलग अलग आइसोटोप्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तो उसको 3 जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको आप सिंपली हाइड्रोजन में दिखा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। तो इस तरह जो लिमिटेशंस थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, वो यहाँ पर खत्म हो गए। कहाँ पर, जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें उस लिमिटेशंस को ओवरकम कर लिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ हमको डिसाइड करता है, क्या चीज़ बताता है प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का कहाँ पे किस सर्टेन ग्रुप में होगा या फिर किस सर्टेन पीरियड में होगा।
तो फॉर एग्जांपल हम ये तीन उठा लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इनका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। तो लिथियम का हो जाएगा 2,1, सोडियम का हो जाएगा 281 और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। तो इसमें ऑब्जर्व क्या किया गया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है और इस केस में भी वन है। इसी तरह का हम यहाँ सेकंड लास्ट में देखें फ्लोरीन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये फ्लोरीन लिख लिए, ये क्लोरीन लिख लिए। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। इसी तरह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमको आइडेंटिकल आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, जैसे इसमें 1 देखने को मिल रहा था और इसमें 7 देखने को मिल रहा था। और साथ में एक और बात, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे, एक एक ग्रुप नीचे आएंगे, वैसे ही जो नंबर ऑफ शेल्स है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जहाँ लिथियम में कितना है, 2 शेल है, ठीक, एक शेल ये, एक शेल ये। सोडियम में क्या हो जाएगा, 3 शेल होगा, पोटेशियम में 4 शेल। ऐसे नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, वैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या है, इंक्रीज करते जाता है, बढ़ते जाता है। और इसीलिए आपका जो एटॉमिक साइज भी है, एटॉमिक रेडियाई भी है, वो भी बढ़ता जाता है। और एक और बात ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 7 है, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में स्टार्टिंग में आएगा यानी फर्स्ट पे आएगा, और कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में एंड में आएगा। जैसे ये 1 है तो स्टार्टिंग में आ गया 1, और ये 7 तो देखिए एंड में आ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमको पता है नोबल गैसेस में यूजुअली क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए जो हमारे नोबल गैस है वो हमेशा लास्ट एलिमेंट इन द पीरियड होते हैं। ये देखिए जितने भी हैं हर पीरियड के एंड में ये हमारे नोबल गैसेस हैं। अभी जो आपको अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं इनको नेम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको फर्स्ट दिख रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको हम लोग नाम देते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक बच्चों। फिर ये जो सेकंड ग्रुप दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक। अब इधर आ जाइए, इधर ये जो 13th दिख रहा है ये बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली। फिर 14th वाला कार्बन से शुरू हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन से शुरू जो हो रहा है इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 16 ग्रुप जो ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है इसको कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अभी जो 17th ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं हेलोजेंस। और जो 18th है लास्ट ग्रुप है, ये तो सबको पता है, इसको क्या कहते हैं, नोबल एलिमेंट्स या फिर नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैस भी कहते हैं। अब आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं हल्के से, ये आपके मेटल्स हैं। फिर ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं जैसे ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेरिफिलियम और पोलोनियम, ये सब आपके क्या है, मेटलॉइड्स हैं। और बाकी ये जो येलो कलर में एकदम साइड में दिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर लाइन से जो सेपरेटेड हैं, ये जो इस साइड दिख रहे हैं एकदम राइट में, ये आपके नॉन मेटल्स हैं। और देखिए यहाँ पर आपको मेंशन भी है, ये जो जिगजैग लाइन है ये सेपरेट करता है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। तो आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपके मेटल्स कितने ज़्यादा होते हैं पीरियोडिक टेबल में विथ रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आपके काफ़ी कम है और मेटलॉइड तो काफ़ी सबसे ज़्यादा कम है, मेटलॉइड्स काफ़ी कम होते हैं। मेटलॉइड्स का जो संख्या है वो 7 होता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा बात ब्लॉक्स पे भी कर लेते हैं। ये जो आपको फर्स्ट 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। ये आप लोग अभी हायर स्टडीज में जब जाएंगे तब पता चलेगा। फिर आपको ये जो 13 से 18 तक दिख रहा है एंड में, इसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। ये जो इस पोर्शन में राइट पोर्शन में दिख रहा है इसको कहते हैं पी ब्लॉक। अब ग्रुप नंबर 3 से 12 जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या होता है आपका, ये मैं आपको सर्कल कर दे रहा हूँ, ये जो आपको इतना दिख रहा है इसको कहते हैं डी ब्लॉक। और ये जो एकदम नीचे दिया हुआ है लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स, ये आपका होता है एफ ब्लॉक। अब ये कैसे क्लासीफाई होता है, कैसे इसका नेमिंग है, कैसे कहाँ से आए, तो ये सब हायर स्टडीज़ का आप लोग जब 11th-12th में जाएंगे तब आप लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में ये सब नहीं है। अब एक चीज़ बच्चों आप लोग और ऑब्जर्व करिए, जैसे हम कोई पीरियड ले लेते हैं, पीरियड नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल हम ले लिए, तो जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये वाले जो हमारा पीरियड हो गया, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो अलग अलग है। पर जो नंबर ऑफ शेल्स है एक पर्टिकुलर पीरियड में वो सेम है,
यानी सोडियम में भी 3 शेल्स है, मैग्नीशियम में भी 3 शेल्स है। ऐसे आप इस साइड आएंगे तो जैसे क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन में भी आपका क्या है, नंबर ऑफ शेल्स 3 है। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वैलेंस शेल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे जैसे हम इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वो एक एक बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह आपके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी वन वन अमाउंट में एक एक करके बढ़ रहे हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो आपको बात क्या ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बराबर होंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो एक एक करके इंक्रीज करता जाएगा लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग मूव करेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे आपका ये हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो ये सब में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में कितने हैं आपके, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जो सेकेंड पीरियड है इसमें 8 एलिमेंट है, थर्ड में क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ये समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो रहे हैं वेरियस शेल्स में। अब इसके बारे में जो डिटेल में है वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कुछ बातें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये रिकॉल करते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n², याद करिए। 2n² फॉर्मूला ये बताता था कि एक पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। जैसे अगर हम के शेल ले लें, एल शेल ले लें एग्जाम्पल के लिए, तो के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती थी, 1, और एल शेल के लिए एन की वैल्यू होती थी 2। तो इस बेसिस पे अगर आप इस फॉर्मूला में रखें 2n² फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसी तरह बच्चों m आता है इसके बाद ना, तो n = 3 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, 18। तो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को उठा के जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में वो डिसाइड होते हैं। कंप्लीटली यहाँ से नहीं होता, उसमें कई सारे और भी प्रॉपर्टीज होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पर अभी आप जो आपके सिलेबस में है, जो आपको थोड़ा मोड़ा जानना है, वो इतना याद कर लीजिए अलग अलग पीरियड्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में आपके आ रहे हैं 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में आपके आ रहे हैं 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में भी आपके आ रहे हैं 8 एलिमेंट्स। ठीक बच्चों, सेकेंड और थर्ड में आ रहे हैं 8 एलिमेंट्स। अब जो फोर्थ पीरियड होता है इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं, जो फिफ्थ पीरियड होता है इसमें भी 18 एलिमेंट्स आते हैं, और जो सिक्स पीरियड है इसमें 32, और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं। वैसे यहाँ पर 32 कहना इनकरेक्ट होगा, इसको आप लोग क्या याद रखिएगा कि जो सेवन्थ पीरियड है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि जो भी नया आपका डिस्कवर होगा वो इसमें ऐड होगा। अब इसका कुछ नेमिंग भी दिया जाता है, जैसे ये जो फर्स्ट पीरियड है इसको आप कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर इसके नीचे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ये होता है शॉर्ट पीरियड। इसके नीचे जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसको आप लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड। और ये सिक्स्थ जिसमें आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और एक और बात बच्चों, ये जो पीरियोडिक टेबल हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी डिसाइड करता है। कैसी प्रॉपर्टी, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो भी इसके पोजीशन से डिसाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का बॉन्ड बनेगा, किस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेगा उस एलिमेंट में। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका ग्रुप 1-2 दिख रहा है और ग्रुप 13-17 दिख रहा है, यानी ये दो, और इधर का ये 13 से लेके 17 तक, ये सब कंटेन करते हैं आपके नॉर्मल एलिमेंट्स, यानी इसमें आपका नॉर्मल एलिमेंट्स होता है। और वहीं पर आपको ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है यानी ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, इनको हम लोग स्पेशल नेम देते हैं, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ग्रुप 3 से 12 तक का आप लोग क्या नाम देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर आपको जो नीचे 2 कॉलम दिख रहे हैं इसको कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज और इसको कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज में क्या है, आपका एटॉमिक नंबर 57 से 71 होता है, और वहीं पर ये जो आपको लास्ट लाइन में दिख रहा है एक्टिनॉइड सीरीज, इसमें एटॉमिक नंबर 89 to 103 होता है। और ये जो सीरीज का नाम है लैंथेनॉइड सीरीज, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट 57 नंबर यानी लैंथेनम इस पे पड़ा है, और सेम सिमिलरली ये एक्टिनॉइड सीरीज इसका जो फर्स्ट एलिमेंट एक्टीनियम होता है वहां से नाम पड़ा है।
और इसके साथ ही जो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर, वो भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 में आएगा, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 2 में आएगा, अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर आएगा ग्रुप 13 में, अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 14, 5 है तो ग्रुप 15, 6 है तो ग्रुप 16, 7 है तो ग्रुप 17, और अगर 8 है या फिर 2 इन केस ऑफ के शेल तो वो आ जाएगा यहाँ लास्ट में ग्रुप 18 में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, नए टॉपिक पे, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस ट्रेंड्स में सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे वैलेंसी का। तो देखिए बच्चों, अभी कुछ देर पहले हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया है। तो क्या होता है, जैसे भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखिए एक और बात यहाँ मैं समझाता हूँ। अगर मैं लेफ्ट टू राइट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। और अगर मैं बोल रहा हूँ टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ लिथियम से सोडियम जा रहे हैं, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे। तो लेफ्ट टू राइट मतलब एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, और टॉप टू बॉटम मतलब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं। तो जो ये वैलेंसी का पॉइंट है, इसको थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, और ये पाया था कि किसी भी पीरियड में हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो याद करिए क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, और एक एक करके इंक्रीज हो रहे थे। जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, वैसे वैसे एक एक करके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे फ्रॉम 1 to 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 8 हो सकते हैं और मिनिमम 1, तो 1 से 8 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे थे। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर पीरियड में, उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 होगा, और वहीं पर जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा हर पीरियड में, उसके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 होंगे। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हमारा फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, हाइड्रोजन है सबसे स्टार्टिंग में, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और इधर आता है हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो 1 से 8 वेरी हो रहा है, ये नीचे के पीरियड की बात कर रहे हैं। आपका जो फर्स्ट पीरियड है उसमें वेरी कहाँ से होगा, 1 से लेकर 2 तक ही। अब ये तो पूरा डिस्कशन हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। अब वापस आते हैं वैलेंसी पे डिस्कशन पे। वैलेंसी क्या होता है, हम एक एग्जांपल लिख के बताते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पीरियड को उठा लेते हैं। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बगल में एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है, फॉस्फोरस, सल्फर। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, अप्रॉक्स 30 तक मैंने बोला ही था सबको याद करने को। तो देखिए ये 11, 12, 13, 14 ऐसे करके आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखते जाइए। ये हो गया क्लोरीन, आर्गन। अब वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी भी हमने क्लास 9th का जो लास्ट चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ रखा है। अब जो वैलेंसी हमने पढ़ रखा है ना, उसको एक बार लिखते हैं और उसी से जनरल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो सोडियम में नंबर ऑफ जो सोडियम है इसमें वैलेंसी हो जाएगा 1, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4। अब सिलिकॉन तक देखिए बढ़ता है 1 2 3 4, लेकिन फॉस्फोरस पे वापस कम हो जाता है। फॉस्फोरस पे होता है 3, सल्फर पे 2, क्लोरीन पे 1, और आर्गन में वैलेंसी होता है 0। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक पीरियड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में, तो शॉर्ट पीरियड में पहले तो वैलेंसी इंक्रीज करता है 1 से 4, और उसके बाद वैलेंसी हमारा डिक्रीज कर जाता है 4 से लेकर 0 तक। अब बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, इसको ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, और वैलेंसी भी किसी भी एलिमेंट का कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक साइज का, यानी पीरियोडिक टेबल में आपका एटॉमिक साइज कैसे चेंज करता है, कैसे वेरी करता है। तो देखिए हमको ऑलरेडी पता है कि जो हमारा एटॉमिक साइज है इसका मतलब क्या होता है, हम रेडियस से रेफर कर रहे हैं। अगर किसी एटम का हमको साइज बताना है तो यहाँ न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया इसका आउटरमोस्ट शेल। तो ये जो दूरी है इसको क्या कहेंगे आप, रेडियस कहेंगे। और एटॉमिक रेडियस से ही आप क्या करते हैं, एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करते हैं। और आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस होता है वो होता है 37 पिकोमीटर। और ये भी आपको पता होगा कि 1 पिकोमीटर मतलब कितने मीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, यानी बहुत ज़्यादा छोटा। तो अब पीरियोडिक टेबल में हमको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है वो डिस्कस करते हैं। तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब रीज़न बहुत सिंपल सा है। रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं
वैसे ही नंबर ऑफ शेल्स जो है बढ़ता है। पहले एक शेल रहेगा, दो शेल रहेगा, तीन शेल, ऐसे करके आपका नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। और वहीं पर दूसरा पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज कर रहा है और लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज कर रहा है। अभी जो डिक्रीज कर रहा है इसका रीजन मैं समझाता हूँ। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ शेल्स तो फिक्स है, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रहेंगे। तो बेसिकली चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स आपके फिक्स हो गए। अब क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर एक से बढ़ रहा है। ठीक बच्चों, तो हम ऐसे विजुअलाइज करिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया शेल। शेल के लिए हम तीन शेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने स्टडी करने के लिए, ताकि आप जनरली क्लासीफाई कर सकें। अब देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स तो फिक्स है, लेफ्ट टू राइट जैसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है और साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इसको साइज कम करना चाहेगा, इसको कंप्रेस करना चाहेगा, इसको क्या करेगा, दबाना चाहेगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके बढ़ ही रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर साथ में क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है। तो ये जो प्रोटॉन का बढ़ना है ये ओवरकम कर जाता है इलेक्ट्रॉन के बढ़ना। तो नेट इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब बढ़ तो एक एक ही रहा है पर जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा होता है कि ओवरऑल साइज इसका कंप्रेस होने लगता है। तो आपको ओवरऑल मतलब ये याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अभी जो डिक्रीज मैंने बोला ना, ये एक जनरल ट्रेंड है, जरूरी नहीं है कि हर एक जगह ये फॉलो हो, मतलब प्रॉपरली फॉलो हो। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो पर्टिकुलरली ऐसा ही फॉलो हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आगे पीछे लेफ्ट राइट में क्या हो, आपका ज़्यादा हो सकता है आपका बीच में छोटा हो और इस साइड दोनों साइड ज़्यादा हो। तो ये सब भी वैरायटी आपको देखने को मिलता है, पर वो सब आपके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि एटॉमिक साइज का वेरिएशन कैसे होता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज करेगा एटॉमिक साइज और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। तो देखिए इसको समझने के लिए वापस हम लोग पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल पे आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है ये सारे आपके मेटल्स हैं, और ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं येलो कलर में ये हो गए आपके नॉन मेटल्स। और बाकी बीच में ये जो पिंक 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये आपके मेटोलॉइड्स हैं। जो मेटोलॉइड्स होते हैं ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं और कई सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं। इसीलिए इनको बीच में रखा गया है, ना ही इनको मेटल्स के कैटेगरी में रखा गया ना ही इनको नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रखा गया। और साथ में एक और बात, ये जो मेटोलॉइड्स हैं ये आपके जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं, या फिर जिसे आप कह सकते हैं सेपरेट करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये जो लेफ्ट और राइट साइड हमारे मेटल और नॉन मेटल दिख रहे हैं, इससे हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर रही है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है। कैसे कह सकते हैं, जब आपके लेफ्ट साइड है ये मेटल है और जो राइट साइड है ये नॉन मेटल है, तो लेफ्ट से राइट हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं मेटल टू नॉन मेटल शिफ्ट हो रहे हैं, यानी हमारी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही, आपकी डिक्रीज हो रही। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटालिक क्या है, लेफ्ट में क्या है आपके मेटल्स हैं और राइट में नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये दोनों बात सेम ही है, बस कहने का अलग अलग तरीका है कि जैसे लेफ्ट टू राइट की मेटालिक प्रॉपर्टी घटी तो इसका मतलब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आपकी बढ़ गई। और एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, कि जो ग्रेटेस्ट मेटालिक कैरेक्टर दिखता है वो किसी भी पीरियड के एक्सट्रीम लेफ्ट पे दिखेगा। यानी अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल था इस टाइप में, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको दिखेगा ग्रेटेस्ट मेटालिक कैरेक्टर, और जो ग्रेटेस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखेगा वो आपको एक्सट्रीम राइट पे दिखाएगा, इस राइट साइड में दिखेगा पीरियोडिक टेबल पे ग्रेटेस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग पॉइंट पढ़े थे उसको भी यहाँ रिवाइज कर लेते हैं।
हम लोग ने देखिए क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज करने की वजह से जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो अब क्या होता है, जो हमने एटॉमिक रेडियस में पॉइंट डिस्कस किया था उसको फिर से एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसका थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पर आएगा। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने का जो रीज़न था वो ये था न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, जैसे हो गया न्यूक्लियस, और समझिए ये हमारा आउटर मोस्ट शेल हो गया। ठीक बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस न्यूक्लियस से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर बढ़ गया है, यानी ये टाइटली बॉन्डेड है। टाइटली बॉन्डेड है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजिली निकल नहीं सकता। ठीक बच्चों, जैसे हम लोग राइट साइड में थे, यहाँ पर अगर कोई, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये आउटर मोस्ट शेल हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, लेफ्ट साइड में बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, जैसे सोडियम केस में, तो ये उतना टाइटली बाउंड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इजीली। और हमको पता भी है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये सब के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं, यहीं से नाम आता है। पर जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलना चाहेगा तो आसानी से निकल नहीं सकता। इसका मतलब जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होता जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। जैसे आपका एटॉमिक रेडियस कम होता है वैसे ही टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वो भी कम होगा। मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएंगे और नॉन मेटल्स बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इवन नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते। और वहीं पर अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएं, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी पे बात करें, तो देखिए क्या होता है, ऊपर कम शेल है, जैसे जैसे नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है आपका बढ़ता जाता है। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम होता जाएगा। जैसे आउटर मोस्ट शेल हो गया और यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे पास में है तो ये आसानी से निकल नहीं सकता। पर वहीं ये इलेक्ट्रॉन जैसे दूर है न्यूक्लियस से, तो ये इतना टाइटली बॉन्डेड नहीं है, ये आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए टॉप टू बॉटम आने पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है। तो अगर आपको ट्रिक से याद करना है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, और आपको बस पैटर्न याद करना है, तो आप यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो होगा इंक्रीज डिक्रीज का, वो सेम पैटर्न फॉलो होगा एटॉमिक रेडियस वाला। एटॉमिक रेडियस में भी क्या था, आपका ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज कर रहा था एटॉमिक रेडियस, तो ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट आने पर दोनों प्रॉपर्टी ये डिक्रीज होता है। और जो रीजन है वो भी काफी सिमिलर है। अब जैसे बच्चों हमने ये पॉइंट देखा था कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से इनको जो नाम दिया जाता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और एक पॉजिटिव और नेगेटिव नेम इसलिए आया, अगर आपको समझना हो तो जैसे देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ये पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं, यानी पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक उसी तरह नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं। नेगेटिव आयन फॉर्म करने की वजह से इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे, जो जनरल टर्म हमको याद करना है, जो समझना है। तो क्या हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एक किसी पीरियड में। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना था। तो इससे हम लोग ये भी क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज कर जा रही है। क्यों डिक्रीज कर रही, क्योंकि हमको पता है मेटल्स लेफ्ट में होते हैं और ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, पर वहीं जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड में होते हैं। और नॉन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं करते, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर जाती है। अब एक छोटा सा पॉइंट और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको इतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, पर जो आपको वो याद रखना है, जो ट्रेंड याद करना है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। और वो ट्रेंड है किसका, नेचर ऑफ ऑक्साइड का। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में आपको बस ये याद रखना है कि जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो बेसिक नेचर होता है ऑक्साइड का वो डिक्रीज करता है, यानी वो कम होता है। और वहीं पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एसिडिक नेचर होगा उस ऑक्साइड का
वो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज करेगा। अब इसको मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एग्जांपल में मैं लेता हूँ थर्ड पीरियड के दो एलिमेंट। थर्ड पीरियड के बहुत जाने पहचाने एलिमेंट लेता हूँ जिसका ऑक्साइड आपको पता हो। एक तो हम ले लेते हैं सोडियम और दूसरा हम ले लेते हैं सल्फर। तो देखिए बच्चों, सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है Na2O और सल्फर का ऑक्साइड क्या होता है SO2। अब आपको एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में पता करना है। तो देखिए Na2O क्या होता है, आपका बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर कैसे होता है, आप इसमें क्या करिए H2O ऐड करिए तो आपको पता है Na2O से क्या बनता है NaOH। NaOH यानी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आता है SO2 पे। SO2 पे अगर आप H2O ऐड करेंगे तो ये बनता है H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है ये आपका क्या बन रहा है एसिड, और ये NaOH आपका क्या बन रहा है बेस। यानी लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं तो हमारा जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ रहा है और जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो कम हो रहा है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड का, ये दोनों ऑक्साइड था आपका Na2O और SA2O, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए लेफ्ट टू राइट गए आपका क्या हुआ, एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और वही आप ये भी कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल वीडियो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग जब रिवीजन करिएगा तो ट्रेंड्स जरूर याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा था। और प्रॉपर नोट्स भी बना के रख लीजिए, आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।